हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा मेन एजेंडा रहेगा इस डिस्कशन का वो रहेगा यूपीएससी का नोटिफिकेशन। ठीक है, आप सब जानते हो यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है और इस बार अराउंड 933 सीट्स है। अगेन सीट्स आर ऑन अ वेरी हायर नंबर। एक्सपेक्टेड था इतना ही रहेगा बिकॉज लास्ट 4-5 ईयर से आप देखोगे अराउंड 1000 सीट्स, 1111 इतनी सीट्स आ ही रही है। तो इस बार भी 933 सीट्स है। बट बड़ी बात वो नहीं है, बड़ी बात यह है कि इस बार चेंजेस बहुत ज़्यादा है। अराउंड 10 मेजर चेंजेस है जो इस बार यूपीएससी लेके आया है। हम एक एक करके उन चेंजेस पे डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं, पहले हम यूपीएससी के नोटिफिकेशन को खोल लेते हैं, तो हमें डिटेल आइडिया लग जाएगा कि इस बार का नोटिफिकेशन क्या क्या चेंजेस लाया है। इससे पहले हम कुछ स्टैटिक चीज़ों की बात कर ले, जैसे कि सबसे पहले लास्ट डेट क्या है। तो यूपीएससी ने मेंशन किया है, अगर आपका फॉर्म का 2026 का लास्ट डेट यूपीएससी ने मेंशन किया है, दैट इज 24 फरवरी 2026, यानी अभी से लेके यू हैव अराउंड 19-20 डेज इन योर हैंड। अगले 19-20 डेज में आपको इंश्योर करना है कि आप इस फॉर्म को कंप्लीट कर दो। अब इतना टाइम जो मिला है इसके लिए आपको आज से ही स्टार्ट करना होगा, बिकॉज इट इज अ 4 स्टेप प्रोसेस। यूपीएससी ने अब अपने एप्लीकेशन को 4 स्टेप बना दिया है। यहाँ पे सबसे पहला होता है रजिस्ट्रेशन। आपको अब रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी अकाउंट क्रिएट करना होगा आपको यूपीएससी के प्लेटफॉर्म पे। पहले ये सब नहीं था, बट आपको पता होगा पूजा खेड़कर केस के बाद से कई सारे चेंजेस आ गए। तो पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन। अब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद सेकंड स्टेप है यूआरएन। यूपीएससी आपको देने वाला है यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर। नाउ दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चेंज। अब तक ऐसा कुछ भी नहीं था, अब तक आपका कोई सिंगल नंबर नहीं था, लेकिन अब आपका यूपीएससी को लेके सिंगल नंबर होगा। यानी आप यूपीएससी के अलग एग्जाम्स के लिए भी अप्लाई करोगे, फॉर एग्जाम्पल सीडीएस या सीएपीएफ या फिर ईपीएफओ, तो आपका नंबर सेम रहेगा। आपको एक यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने वाला है, दैट इज यूआरएन। तो पहला स्टेप है आपको अकाउंट बनाना है, फिर आपको यूआरएन का फॉर्म भरना है, फिर थर्ड स्टेप है आपका ओटीआर होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ओटीआर का फॉर्म भरना है। हालांकि ओटीआर लास्ट ईयर ही था, ये फॉर्म बहुत बल्कि हो गया ओटीआर की वजह से, और एक बार आपका ओटीआर हो गया कंप्लीट, ये थर्ड स्टेज है। फिर फोर्थ स्टेज में आपको एग्जाम रिलेटेड फॉर्म भरना है। जैसे ये एग्जाम जो है ये सिविल सर्विस का है, क्योंकि सिविल सर्विस एग्जाम का है तो वहां पे लिखा होगा करंट एप्लीकेशंस, कौन कौन से एप्लीकेशंस लाइव है, उसमें आपको सीएसई सिलेक्ट करना होगा। फोर्थ स्टेप आपका पर्टिकुलर एग्जाम्स का होता है। ऐसे आपको 4 स्टेजेस में यूपीएससी का फॉर्म भरना होगा। ये दिया हुआ है इस बार चेंजेस, जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया कि अब जो एग्जामिनेशन का रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन से, जहां पे पहले आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा ऑनलाइन, इसमें 4 मॉड्यूल्स है। सबसे पहला आप देखोगे एक है अकाउंट क्रिएशन, जो मैंने आपको बताया, आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। सेकंड, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा आपको। इसके बाद एक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म होगा जिसको सीएएफ कहा गया है। लास्ट ईयर तक इसको ओटीआर कहा जाता था, अभी सेम फॉर्म को सीएएफ कहा गया है। और लास्ट में फिर जो फोर्थ वाला मॉड्यूल है वो है एग्जाम स्पेसिफिक। जो भी एग्जाम आप भर रहे हो आपको उसको स्पेसिफिक भरना होगा। आप फॉर्म कहां से भर सकते हो, ये वेबसाइट से, यूपीएससी ऑनलाइन NIC.in, इस पे आप जाओगे, ये नोटिफिकेशन लाइव हो चुका है, वहां से आप इसको भर सकते हो। अब इसमें चेंजेस क्या क्या है, अगर आप देखोगे सबसे पहले जो मेजर चेंजेस है वो फोटोज को लेके है। बेटा इस बार पहली बार यूपीएससी ने ऑप्शन दिया है लाइव फोटो कैप्चर, यानी जब आप फॉर्म भरोगे तो आपका लाइव फोटो कैप्चर किया जाएगा। साथ में आपको अपलोड भी करना है फोटो। जब आप सीएएफ वाला फॉर्म भरोगे, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें आपको फोटो अपलोड करनी है, जो 10 दिन से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, मैक्स वो 10 डेज ओल्ड हो सकती है, उसके नीचे आपका नाम होगा। तो फोटोज को लेके 2 चेंज है। एक तो लाइव फोटो कैप्चर किया जाएगा यूपीएससी के प्लेटफॉर्म के थ्रू, जो पोर्टल पे आप अप्लाई करोगे, और सेकंड यहां पे बेटा आपको अपलोड भी करना है। अगेन स्ट्रिक्ट कर दिए यूपीएससी ने काफी सारी चीजें, क्योंकि पहले ऐसा होता था फोटोज को लेकर डिस्क्रिपेंसीज होती थी, बट यूपीएससी इस बार कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं चाहता, बिकॉज लास्ट 2-3 ईयर से रिजल्ट्स में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी थी, राइट फ्रॉम पूजा खेड़कर केस और ईडब्ल्यूएस दिव्या धनवर का केस। अब सेकंड चेंज क्या लाया यूपीएससी ने, यूपीएससी ने कहा है आपको सिग्नेचर भी जो अपलोड करना है वो 3 टाइम साइन करना होगा। यानी आप पहला साइन करोगे, फिर सेकंड साइन करोगे, फिर थर्ड साइन करोगे, और तीनों साइन मैच करने चाहिए आपके। तीनों साइन मैच करने के बाद आपको अपलोड करना है। दिस इज द सेकंड चेंज यूपीएससी ने इंट्रोड्यूस। कि होता क्या था, आप एग्जाम में कुछ और साइन अपलोड कर रहे हो,
मेन एग्जाम में जाके आप कोई और ही साइन कर रहे हो तो वहां पे डिस्क्रिपेंसी होती थी। इसीलिए यूपीएससी चेक करना चाहता है कि ये जो साइन है ये भी जेन्युइन है कि नहीं, यानी बच्चे जो साइन कर रहे हैं उसमें डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है। फिर थर्ड चेंज, यूपीएससी ने नेम को लेके भी कुछ गाइडलाइंस दिए हैं। जैसे आप जब फॉर्म भरोगे वहां पे पहला ऑप्शन है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। ये भरना कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूं। मान लो किसी का नाम है सुरेश कुमार सिंह, ये किसी का नाम है मान लो। अब इसमें ना 3 ऑप्शन दिए यूपीएससी ने, एक है फर्स्ट नेम, एक है मिडिल नेम और एक है लास्ट नेम। फॉर्म इस तरीके से कुछ ओपन होगा। फर्स्ट नेम में आपको सुरेश लिखना है, मिडिल नेम में आपको कुमार लिखना है और लास्ट नेम में आपको सिंह लिखना है। अगर किसी का नाम मान लो सुरेश कुमार सिंह नहीं है, किसी का नाम बस सुरेश कुमार है, तो बेटा इस केस में मिडिल नेम उड़ा देना है। अब क्योंकि नाम बस सुरेश कुमार है, फर्स्ट नेम हो जाएगा सुरेश कुमार, मिडिल नेम कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे, कुमार जो बचा ये वर्ड, ये मिडिल नेम ना होते हुए लास्ट नेम हो जाएगा। तो अगर आपके नाम में सिर्फ 2 वर्ड आ रहे हैं सुरेश कुमार, तो फर्स्ट नेम हो जाएगा सुरेश, लास्ट नेम हो जाएगा कुमार। और थर्ड, अगर मान लो किसी का नाम बस सुरेश है, आधार कार्ड पे, पैन कार्ड पे यही आपका नाम है, 10th में भी आपका यही नाम है, तो आप ऐसे केस में क्या करोगे, जनरली साउथ में ऐसे नाम होते हैं, ऐसे केस में बेटा सिर्फ फर्स्ट नेम लिखा जाएगा, मिडिल नेम और लास्ट नेम आपको ब्लैंक छोड़ना है। ये इस तरीके से आप नेम भरोगे। तो ये भी कुछ नया चेंज लाया। फिर चौथा चेंज ये लाया कि प्रीलिम्स के सेंटर ऐड हुए। 3 प्रीलिम्स के सेंटर ऐड किए इस बार और 3 मेंस के ऐड किए। खुशी की बात यह है कि भुवनेश्वर ऐड कर दिया है। तो भुवनेश्वर ये एक मेंस का सेंटर इमर्ज हुआ है। पहले मेंस का सेंटर नहीं होता था, प्री का होता था। तो अब जो भी नियर बाय लोग हैं जो सेंट्रल इंडिया, ईस्ट इंडिया में रहते हैं, दे कैन अप्लाई टू भुवनेश्वर। पहले प्रॉब्लम ये होता था, मान लो आप नागपुर में हो, आपको मेंस लिखना है, या वन ऑप्शन रायपुर, भोपाल या दिल्ली या हैदराबाद चले जाओ, ये ऑप्शंस होते थे। बट राइट नाउ भुवनेश्वर इज ऑल्सो इमर्जिंग वन ऑफ द गुड ऑप्शंस, बिकॉज नागपुर से कनेक्टिविटी अच्छी है, सेंट्रल इंडिया में कनेक्टिविटी अच्छी है, इनफैक्ट आप देखोगे ईस्ट इंडिया से भी कनेक्टिविटी अच्छी है इसकी। तो भुवनेश्वर एक नया ऑप्शन इमर्ज हुआ है मेंस में। प्रीलिम्स में 3 सेंटर्स और हैं। अब धीरे धीरे प्रीलिम्स के सेंटर भी बढ़ रहे हैं, तो प्रीलिम्स के सेंटर भी इंक्रीज किए गवर्नमेंट ने, ठीक। अब नेक्स्ट चेंज क्या है? नेक्स्ट चेंज जो है वो स्क्राइब को लेके है। स्क्राइब को लेके क्या चेंजेस किए? स्क्राइब मतलब अगर मैं डिसेबल्ड हूं, मैं लिख नहीं सकता हूं एग्जाम, तो मुझे एक स्क्राइब मिलेगा जो मेरे बिहाफ पे लिखे। पहले ऐसा होता था, स्क्राइब को लेके चीजें डिफाइंड नहीं थी, अभी यूपीएससी ने सारी चीजें डिफाइन कर दी। स्क्राइब जो होगा बेटा, ये आप 7 डेज पहले भी चेंज कर सकते हो। मान लो मेरे बिहाफ पे कोई और मेरा पेपर लिखता फ्री का, वो OMR को सर्कल करता और वो बाकी डिटेल्स भरता, तो पहले मुझे ना क्या होता था, पहले मुझे बहुत एडवांस में इन्फॉर्म करना होता था। अभी मैं 7 दिन पहले भी चेंज कर सकता हूँ। और ये जो स्क्राइब होगा ना, इनको मिलता है ई एडमिट कार्ड। यूपीएससी ने लिखा है कि अब ई एडमिट कार्ड जो होगा ये 3 दिन पहले भी इशू होगा इन लोगों के लिए, 3 डेज पहले भी इशू हो सकता है। काफी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है यूपीएससी ने स्क्राइब्स को लेके। दिस इज अ वेरी गुड साइन टुवर्ड वल्नरेबल सेक्शन। उसके बाद अगला चेंज क्या है? यूपीएससी ने कहा है, वैसे तो कई सारे आईडी कार्ड है, बट यूपीएससी ने कहा है सिलेक्ट आधार। ये आधार से डायरेक्टली आपका ऑथेंटिफिकेशन हो जाएगा। अगर मान लो आपका नेम है, नेम डायरेक्टली मैच हो जाएगा डेट ऑफ बर्थ, तो आपको एक आईडी के साथ ऑथेंटिकेशन करना होता है। इसमें यूपीएससी ने लिखा है कि आपको आधार को सिलेक्ट करना चाहिए, बिकॉज आप आधार के साथ जाते हो। तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इमर्ज हुआ है, जिसमें बाकी डॉक्यूमेंट्स को लेके फिर जो हैसलनेस होता है वो इसमें नहीं होगा। पूरा हैसल फ्री चेक इन होगा इसमें, जिसमें आप आधार कार्ड के साथ आधार नंबर एंटर करोगे, एक ओटीपी आएगा, आपको वेरीफाई करना है और जॉब इज डन। अब नेक्स्ट चीज समझते हैं, अगला चेंज क्या लाया यूपीएससी ने? यूपीएससी ने एक बहुत बड़ा चेंज लाया जो एक्सपेक्टेड था। पहले क्या होता था, कई लोग मल्टीपल अटेम्प्ट देते रहते थे। जैसे मान लो मैं इंडियन पुलिस सर्विस में हूं, पहला चेंज यूपीएससी ने लाया है कि अगर मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूं, मान लो मैं 2024 के अटेम्प्ट में हूं और 2024 के अटेम्प्ट में मुझे आईपीएस मिल गया, अभी 2025 का राउंड चल रहा है, इस साल मेरी पोस्टिंग हुई है कहीं पे, या मान लो कि मैं ट्रेनिंग में हूं, मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग में हूं और मुझे आईपीएस मिल गया। के बाद अगर मैं फिर से एग्जाम देता हूं 2026 का, मैं प्री क्लियर कर लेता हूं, मेंस क्लियर कर लेता हूं, मैं इंटरव्यू भी क्लियर कर लेता हूं, तो वापस मुझे आईपीएस नहीं मिलेगा, मुझे आईपीएस पहले मिल गया। ये बहुत बड़ा लूप होल था। लोग करते क्या थे,
ऑलरेडी आईपीएस मिला हुआ है, फिर से एग्जाम दिया, रैंडमली आईपीएस मिल गया, तो लोग नेक्स्ट वाला आईपीएस लेते थे, कैडर चेंज हो जाता। बट अभी अलाउड नहीं है। अगर आप आईपीएस ऑलरेडी हो तो वापस आईपीएस नहीं मिलेगा। अगर आपको मान लो आईपीएस के बियॉन्ड कुछ नहीं चाहिए, कोई दूसरी सर्विस चाहिए, वो आपको मिलेगी, बट आईपीएस तो नहीं मिलने वाला। सेकंड, यूपीएससी ने क्या अनाउंस किया है, अगर मान लो आप किसी भी सर्विस में हो, ऐसा सपोज करते हैं आप आईआरएस हो, आप आईपीएस हो, आपको बस एक अटेम्प्ट मिलेगा अपना रैंक चेंज। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऑप्शन है या तो 2026 का अटेम्प्ट या तो 2027 का, इन दोनों में से मुझे कोई एक अटेम्प्ट मिलेगा, उसमें ही मैं आईएएस ले सकता हूं। अगर मान लो मैंने 2025 में क्लियर किया यूपीएससी, 2026 में फिर से दिया मैंने, और मुझे मान लो आईएएस नहीं मिला, तो मैं 2027 का अटेम्प्ट नहीं दे पाऊंगा। यानी यूपीएससी ने अटेम्प्ट्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, ताकि अगर मैं ऑलरेडी सर्विस में हूँ और मुझे सर्विस चेंज करना है, मुझे आईएएस चाहिए, मुझे आईएफएस चाहिए, मुझे इंडियन रेवेन्यू सर्विस चाहिए, मुझे प्लान करके अटेम्प्ट देना होगा कि अगला अटेम्प्ट में अगर मुझे डिजायर सर्विस नहीं मिली तो फिर मैं नहीं दे सकता एग्जाम। दिस इज वन ऑफ द वेरी पॉजिटिव स्टेप जो यूपीएससी ने इंट्रोड्यूस किया। इसमें सेंट्रल एज सर्विस जितनी भी आ जाएगी, अगर आप सेंट्रल एज सर्विस में ऑलरेडी हो यूपीएससी के थ्रू, आपको एक अटेम्प्ट मिलेगा उसको चेंज करने का। अगर आप चेंज नहीं कर पाए वो सर्विस, तो दैट इज योर फॉल्ट, अब एग्जामिनेशन में आपको अलाउड नहीं है बैठना। तो इससे डेफिनेटली थोड़ा कंपटीशन कम होगा, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले कोई लिमिट नहीं था। आई एम ऑलरेडी आईपीएस, मेरे पास 5 अटेम्प्ट बचे, मैं 5 अटेम्प्ट दे सकता हूँ, और उस 5 अटेम्प्ट में मुझे आईएएस मिल गया, दैट इज माई लक। ये अब यूपीएससी ने रिड्यूस किया है। और क्या क्या यूपीएससी ने चेंजेस किए, अगर हम मेजर चेंजेस की बात करें इसके अलावा, तो यूपीएससी ने एक चीज और मेंशन की है कि ये जो वैकेंसीज है, ये वैकेंसीज 933 है, बट ये एनी टाइम चेंज भी हो सकती है। आप जब चाहो इसको चेंज कर सकते हो, मतलब यूपीएससी जब चाहे इन नंबर को चेंज कर सकता है। 933 का मे बी 980 हो सकता है, 990 हो सकता है। तो ये टेम्पोररी वैकेंसी है, फाइनल नहीं है। इट मे इंक्रीज, डिक्रीज तो नहीं होगा, इंक्रीज होगा यहाँ से। मतलब आप ये भी सोच सकते हो कि 1200 वैकेंसीज भी हो सकती है, 1500 भी हो सकती है। उसके बाद यूपीएससी ने क्या कहा है, यूपीएससी ने कहा है कि अभी ये जो करंट वाला एप्लीकेशन है, पहले क्या होता था, आप ओटीआर को चेंज कर सकते थे। जो मैंने वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया उसकी डिटेल चेंज हो सकती थी, इंटरव्यू का कोई डिटेल है मेरा, मान लो फॉर एग्जाम्पल हॉबीज है, चेंज कर सकता हूँ। अभी नो चेंज, वंस आपने डिटेल डाल दिया, हमने देखा आपको 4 स्टेप में फॉर्म भरना है। एक स्टेप है सीएफ, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपने इसमें डिटेल डाल दिया, नाउ दिस इज नॉट एलिजिबल फॉर मॉडिफिकेशन और चेंजेस, ये डिटेल वहीं फिक्स हो गई, अभी चेंज होने से रही, तो आपको इसी डिटेल्स के साथ एग्जाम देते रहना है। फिर पहले क्या होता था, पहले आप देखोगे कुछ और भी छोटी छोटी चीजें होती थी जो डैफ 2 में पूछी जाती थी, जैसे कैडर रिलेटेड चीजें, आपको कौन सा कैडर मिलेगा, आपका प्रेफरेंस कौन सा होगा, रैंक रिलेटेड चीजें, बट ये सब शिफ्ट करके ना एप्लीकेशन वाले टाइम पे ही डाल दिया। अभी आपको डिसाइड करना है आपका प्रेफरेंस क्या होगा, आपको आईएएस चाहिए, आईपीएस चाहिए, कैडर कौन सा चाहिए, प्रेफरेंस क्या होगा, ये सब आपको अभी फिल कर देना है। प्री फिल्ड होगा ये फॉर्म अभी से, आगे बस ये एज इट इज जाएगा। आपका ना बायोमेट्रिक चेक होगा, यूपीएससी में कभी नहीं था, यूपीएससी कभी बायोमेट्रिक चेक करता ही नहीं था। ना पर्सनल सिक्योरिटी होती थी कि किसी के मोबाइल चेक हो रहे हैं, किसी का जेब चेक हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं था कि आप मोबाइल कैरी कर रहे हो क्या, बिकॉज जैमर लगा होता है। बट इस बार यूपीएससी ने अनाउंस किया है कि इस बार सेंटर पे आपका बायोमेट्रिक्स भी होगा, यानी अगेन दिस इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। यूपीएससी ने बायोमेट्रिक्स इंट्रोड्यूस किया, ऑलरेडी कई पीसीएस थी जो किया करती थी, एमपीएससी किया करता था, यूपीएससी ने भी बायोमेट्रिक्स को इंट्रोड्यूस किया, अगेन अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। इसके बाद अगर हम देखें कि और क्या क्या चेंजेस लाए यूपीएससी ने, तो यूपीएससी ने एक सोशियो इकोनॉमिक क्वेश्चन भी लाया हुआ है। व्हाट इज सोशियो इकोनॉमिक क्वेश्चन? आपके पेरेंट्स की डिटेल, आपके पेरेंट्स कहाँ काम करते हैं, मतलब सोशल और इकोनॉमिक डिटेल्स आपकी, बेटा वो कंपलसरी है। अगर मान लो आपने सोशियो इकोनॉमिक क्वेश्चन नहीं भरा, आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, वहां लिखा हुआ यूपीएससी कैन आंसर कैंसिल एनी टाइम योर एप्लीकेशन, अगर ये डिटेल नहीं रही तो इसको भी यूपीएससी ने कंपलसरी बनाया, विच इज अगेन अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। क्यों? बाद में लोग इन चीजों को चेंज कर दिया करते थे। और एक लास्ट चेंज क्या लाया यूपीएससी ने, पहले क्या होता था यूपीएससी में आज आप अप्लाई करते थे, आप इंटरव्यू तक गए, आपको कुछ नहीं मिला तो आप कोई और एग्जाम्स का देखते थे। यूपीएससी ने एक चेंज इंट्रोड्यूस किया था, जहां अगर आप अप्लाई कर रहे हो यूपीएससी के लिए तो आपको एक ऑप्शन मिलता था कि आप
थर्ड एजेंसी के थ्रू हायर्ड हो सकते हो। अब तक वो नाम नहीं था, इस बार नोटिफिकेशन में उसका नाम दिया प्रतिभा सेतु। यूपीएससी कह रहा है कि प्रतिभा सेतु एक प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू आपको दूसरे एग्जाम्स या दूसरे एजेंसीज भी हायर कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं यूपीएससी का इंटरव्यू दे के आया, अब मैं रॉ का इंटरव्यू दे सकता हूँ, आईबी का इंटरव्यू दे सकता हूँ, फिर उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी का इंटरव्यू दे सकता हूँ। कई जो इंटरव्यूज ओपन होते हैं, पीएसयूज के इंटरव्यूज हैं, वो मैं दे सकता हूँ। प्रतिभा सेतु पोर्टल खुल गया है, अब वो नाम आ गया, वहां आपको ऑप्ट करना है। एक बार आपने ऑप्ट कर दिया, आपका नाम प्रतिभा सेतु पोर्टल के पास चला गया, आपकी डिटेल्स चले गई, आपको कई इंटरव्यू की कॉल्स, मैसेजेस आएंगे, ईमेल्स आएंगे। अगेन दिस इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। एक शॉकिंग फैक्ट क्या है, क्योंकि फॉरेस्ट और इन सब का क्रेज बढ़ रहा था, इश्यूज बढ़ रहे थे, तो हमें लगा कि फॉरेस्ट का वैकेंसीज 150 से 200 होगा, तो उल्टा हो गया। फॉरेस्ट की वैकेंसीज बस 80 है इस बार। जितने भी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाले हैं, उनका फोकस वापस सिविल सर्विस हो जाएगा, क्योंकि वैकेंसीज उतनी नहीं है, कंपटीशन बढ़ेगा सिविल सर्विस का इस बार। ठीक है, तो ये कुछ मेजर चेंजेस है जो इस बार के नोटिफिकेशन में लाया हुआ है। और भी कई चेंजेस एक्सपेक्टेड थे यूपीएससी के, बट अगेन जितना आप कह सकते हो कि चेंजेस लाए गए, ये काफी मेजर चेंजेस है। कुछ कंट्रोवर्सी थी ऑप्शनल को लेके, ऑप्शनल हटा देंगे, बट ये इतना आसान नहीं है। यूपीएससी जब भी एकेडमिक चेंज करेगा, इट विल एटलीस्ट अनाउंस 2 years अगो इस साइड में बदलाव करना है सिलेबस में, इतना इजीली नहीं करता है। 2013 के अटेम्प्ट से सीख चुका है यूपीएससी, जब उन्होंने कॉम्पेंसेटरी अटेम्प्ट दिया था सीसैट लाने के बाद, तो अब ऐसे चेंजेस यूपीएससी नहीं करता है। ये पूरा डिटेल आपका नोटिफिकेशन है, जितने मेजर चेंजेस थे मैंने आपको बता दिए। एक और छोटी चीज है, पहले क्या होता था, एग्जाम होने के बाद ना आप 7 दिन के अंदर चैलेंज कर सकते थे किसी क्वेश्चन को। अब यूपीएससी ने 7 दिन नहीं दिए, आपको 5 दिन दिए। आज एग्जाम हुआ, आज से 3 दिन बाद, यानी ठीक फॉर एग्जाम्पल संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे को प्लेटफॉर्म खुल जाएगा। वेडनेसडे से 5 दिन तक आप केस फाइल कर सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन को लेके आपको डाउट है, कंट्रोवर्सी है, कुछ क्वेश्चंस में ऐसा आपको लग रहा है मिस्टेक है, वो आप फाइल कर सकते हो। इसको रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है, उसका दिया हुआ है। ये कुछ मेजर चेंजेस है, बाकी तो ऑलमोस्ट सेम ही है। आप जितने दिन से फॉर्म भर रहे हो ऑलमोस्ट सेम है। ये कुछ सर्विसेज वगैरह दी हुई है, ऑलमोस्ट इन सर्विसेज के लिए हायर करेगा यूपीएससी। वैकेंसीज दी हुई है, सीट वाइज वैकेंसीज भी दी है। 933 में से 33 पीडब्ल्यूडी की है, आईएएस की कितनी है, आईपीएस की कितनी है, वो सारी मेंशन है यहाँ पे। अब डिटेल में जाओगे, वैसे ये भी फिक्स होती है। जैसे सेंटर्स अगर आप देखोगे तो सेंटर्स बढ़ गए। पहले प्री के अगर आप सेंटर देखोगे तो इतने सेंटर नहीं होते थे, ये नया ऐड हुआ है, हनुमान कोंडा, वारंगल, अर्बन, ये सेंटर पहले नहीं हुआ था। फिर आप देखोगे श्रीनगर उत्तराखंड का, ये भी ऐड हुआ है, और आई गेस अल्मोड़ा ऐड हुआ है, ऐसे एक और ऐड हुआ है। टोटल 3 ऐड हुए, क्योंकि पहले सेंटर्स 80 हुआ करते थे। मेंस में भी एग्जैक्टली 3 ऐड हुए हैं। मैं आपको कह रहा था भुवनेश्वर ऐड हुआ है, आप देख सकते हो भुवनेश्वर का नाम है यहाँ पे। तो ये भी एक पॉजिटिव स्टेप है, जिसमें यूपीएससी ने सेंटर्स को बढ़ाया है। और अभी यूपीएससी लेके आया फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट बेसिस, यानी ये जो है ये स्क्राइब्स के लिए। मैं एक स्क्राइब हूँ और मैं किसी डिसेबल्ड का पेपर लिख रहा हूँ। पहले क्या होता था, अगर मान लो फर्स्ट अलॉट फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट सिस्टम था कि मुझे पहले अप्लाई करना होता, अभी ऐसा नहीं है, मैं आराम से अप्लाई कर सकता हूँ। अगर सेंटर फुल भी है तो भी मुझे नियरेस्ट वाला कोई सेंटर मिल जाएगा। अगेन अ पॉजिटिव। तो बस यही है, और बाकी आप फॉर्म अप्लाई करो, कोई भी डिटेल्स होंगी आप कमेंट कर सकते हो, हम उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे अगर कोई इशू आ रहा है तो। बाकी ये रहा यूपीएससी का फॉर्म। बाकी मेजर चीज़ें तो आपको पता ही है, प्री मेंस एग्जाम फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। ये जो मेजर चेंजेस थे वही मैंने आपको बता दिए। हाँ, एज लिमिट अगर आपको देखनी है तो दिया हुआ है कि आपका बर्थ जो है वो 1 अगस्त 1994 एंड 1 अगस्त 2005 के बीच में होना चाहिए। 1994 के बाद आपका जन्म होना चाहिए और 2005 के पहले, तो आप फॉर्म भर सकते हो। डेडलाइन इज 1 अगस्त, और दोनों का 2005 1 अगस्त के पहले, 1 अगस्त 1994 के। ठीक है, थैंक यू।